பஞ்சு முறுக்கு மந்த்ரா கடலை எண்ணெயில நானே பண்ணுது ஒரு சேலஞ்ச். உங்களால இந்த மாதிரி முறுக்கு செய்ய முடியுமா? மந்த்ரா கடலை எண்ணெயில முறுக்கு செஞ்சு பாருங்க. ஓகே? धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने कल रात में देर रात तक उपस्थित रह के मान्य सांसदों को जो मौका दिया रेल बजट पर बहुत डिटेल चर्चा करने का, तो मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि कल रात को करीब 11:30-12 बजे तक अध्यक्ष जी स्वयं रहे और जितने भी माननीय सांसद यहाँ प्रेजेंट थे उन सब को बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सेवा करने का मौका दिया और आज हर कदम पे हर रेलवे के हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गाइडेंस देते हैं, स्वयं हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं लगातार रिव्यू करते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे की जो सबसे बड़ी समस्या थी इन्वेस्टमेंट की कमी, वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बजट में एक रिकॉर्ड एलोकेशन करके लगातार कई वर्षों तक बजट एलोकेशन बढ़ा के जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का जो दिन रात लग के सर्दी गर्मी धूप बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रेन्स चलाते हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे भारत की लाइफलाइन है। ये एक ऐसी संस्था है जिस पे भारत की इकोनॉमी आधारित है और देश का जो साधारण मानवी है, हर साधारण मानवी के लिए ये एक सेवा है। मेरा इस महान सदन से निवेदन है कि ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था को हमें टोटली डीपोलिटिसाइज करके इस संस्था को कैसे सुदृढ़ करें, इस संस्था में कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं, इस संस्था में कैसे नए इन्वेस्टमेंट लाएं, रेलवे में किस तरह से ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को सुधारें, इस पे पूरा फोकस रहे। और कल मुझे बहुत ही हर्ष के साथ आपके समक्ष में रखना चाहूँगा कि कल माननीय सांसद 2 दिन में माननीय सांसदों ने कई ऐसे कंस्ट्रक्टिव सुझाव रखे, पक्ष से और विपक्ष से दोनों ही तरफ से कई अच्छे सुझाव आए और मैं विशेष धन्यवाद भी देना चाहूँगा पक्ष और विपक्ष के सांसदों को कि आपने कई जगह रेलवे के काम की तारीफ की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन प्रयासों को आपने सराहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस जवाब को मैं 10 पॉइंट्स में रखना चाहूँगा और प्रयास रहेगा कि जितने भी विषय आए हैं उन सारे विषयों को एड्रेस करें। जो विषय जितने भी हैं उन विषयों में 3 तरह के, बेसिकली अगर उसको क्लासिफाई करो तो 3 तरह की कैटेगरीज बनती है। पहली कैटेगरी जो जनरल पॉलिसी से रिलेटेड है, दूसरी कैटेगरी जो इंडिविजुअल सांसदों के क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे, कई जगह स्टॉपेजेस का मुद्दा, कई जगह ट्रेन्स के एक्सटेंशन का, कई जगह आरओबी आरयूबी के कंस्ट्रक्शन का, कई तरह के मान्य सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। इस तीसरी कैटेगरी है किस तरह से रेलवे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से एक नई दिशा में जा रहा है। ये तीनों कैटेगरीज को इन 10 पॉइंट्स में कवर करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा माननीय सांसदों ने रेज किया, और अध्यक्ष जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कॉज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। किसी भी विषय पे कितना भी क्रिटिसिज्म आए, कोई भी पॉइंट आए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, विषय को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी विषय से भागने वाले लोग नहीं हैं। जो विषय सबसे पहले मान्यवर सांसदों ने पॉलिसी का कई जगह
रेज किया सदन में, सदन से बाहर भी, उन विषयों को सबसे पहले मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज रेलवे के कारण, रेलवे के द्वारा एक लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में कर पाता है। मिडिल क्लास के लिए सवारी है ये, और साधारण से साधारण नागरिक की ये सवारी है। इसी भावना के साथ पिछले 10 वर्षों में कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे कि रेलवे की सुविधा हर जन साधारण को मिले और जो हमारी एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है उसको भी मिले। मैं सबसे पहले जो जनरल कोच का मुद्दा आया उसको एड्रेस करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, जनरल कोच रेलवे में करीब करीब जनरल और एसी का अगर हम अनुपात देखें, जो रेशियो देखें, करीब करीब 2/3 जनरल यानी नॉन एसी कोचेज़ जिसमें स्लीपर और जनरल क्लास के कोचेज़ होते हैं, और 1/3 एयर एसी कोचेज़ का एक कॉम्पोजिशन हमेशा रहा है, वो मेंटेन हो रहा है। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, जो जनरल कोच के लिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है। और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में हो जाएगा। आगामी समय के लिए 10,000 स्पेशल प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया है, 10,000 जनरल कोच का प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया है माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि जनरल कोच की प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं रहेगी। ये मैं आपके समक्ष सभी देशवासियों को, सभी माननीय सांसदों के माध्यम से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रखें, ऐसा निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी ट्रेन की कल्पना की जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज हो, लेकिन वो कम से कम कॉस्ट में लोगों को यात्रा करा सके। अमृत भारत ट्रेन पिछले जनवरी में, कुछ ही महीनों पहले जनवरी में इस ट्रेन का जब प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, टेस्टिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में 2 अमृत भारत ट्रेन इनॉग्रेशन हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से। अयोध्या जी धाम पर हम लोग प्रेजेंट थे सबके सब। अयोध्या जी धाम से ये दोनों ट्रेन्स चली। पहली ट्रेन चली मालदा से बेंगलुरु के लिए और दूसरी ट्रेन चली दरभंगा से दिल्ली के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत हर्ष के साथ आपके सामने ये विषय रखना चाहूँगा कि ये दोनों ट्रेन्स, जिसमें 22 कोच में से आधे स्लीपर है और आधे जनरल कैटेगरी के कोचेज़ हैं, जनरल कोच हैं, इन दोनों ट्रेन्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर तरह से पिछली जितने भी सरकारों का आप हिसाब देख लें उन सब से कई गुने बेटर है। और दोनों की दोनों ट्रेन्स इतनी पॉपुलर है कि करीब करीब 5-6 महीने की टेस्टिंग के बाद में आज मैं हर्ष के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 और अमृत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय लिया है। अध्यक्ष जी, 1000 किलोमीटर की जर्नी इस ट्रेन में 400 रुपये में, 450 रुपये में होती है। और बहुत ही आपने सबने देखा होगा जो पुराने 1980 और 1990 की डिज़ाइन के LHB कोचेस थे, उन सब की ट्रेन्स में जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक झटका सा लगता है, क्योंकि वो डिज़ाइन एक उस ज़माने की थी, 80 और 90 की डिज़ाइन, 70s की 80s की डिज़ाइन थी। आप अमृत भारत ट्रेन में बैठोगे, इसमें सेमी परमानेंट कपलर्स एक नई टेक्नोलॉजी लाए हैं जो कि ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी झटकों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे। और भी कई सारे फीचर्स हैं, अच्छी टॉयलेट्स हैं, अच्छे जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, बर्थ की डिज़ाइन चेंज हुई है, कई तरह के इसमें नए फीचर्स लगे हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जैसा आरंभ में कहा, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है, जन साधारण की सवारी है। ये जो 5 महीने का एक्सपीरियंस रहा अमृत भारत ट्रेन को चलाने का, इस एक्सपीरियंस के आधार पर और
13 नए इम्प्रूवमेंट्स ट्रेन में किए गए हैं, विशेषकर जो अपर बर्थ पे चढ़ने का। और मैं अगर आपसे निवेदन भी करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में अपर बर्थ और मिडिल बर्थ में चढ़ने के लिए टॉयलेट्स की क्लीनिंग और बेटर हो, पानी का फ्लो, टैंक में पानी के टैंक के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह वगैरह कई तरह के ऐसे इम्प्रूवमेंट्स 13 इम्प्रूवमेंट्स किए गए जो कि अगली 50 अमृत भारत ट्रेन्स में इंक्लूड होंगे। ओवरऑल मैं इस महान सदन के सामने इस विषय को रखना चाहूँगा कि एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस गरीब से गरीब वर्ग पर और मिडिल क्लास वर्ग पर है, और इसीलिए सारा का सारा जो ट्रेन्स का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी उसी आधार पे हो रहा है। मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि कल और परसों 2 दिन विपक्ष के कई सांसदों ने, मान्यवर सांसदों ने भी वंदे भारत ट्रेन के लिए डिमांड की। हालांकि राजनीतिक तौर पे कई जगह कांग्रेस के बाहर, इस सदन के बाहर कांग्रेस के ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए, और कई बार दूसरे कई दलों के भी आते हैं, लेकिन संसद में जो प्रामाणिक तौर पर कहा, मैं मान्यवर विपक्ष के सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इनोवेशन का और जो आत्मनिर्भर भारत की इस बड़ी ताकत का जो आपने एक्नॉलेजमेंट किया, उस एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड पर ये बात रिकॉर्ड पे रहे इस महान संसद के कि जब वर्ल्ड क्लास सेमी हाई स्पीड ट्रेन के डेवलपमेंट की बात आई 2015 के आसपास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली 2014 में। 2015 में जब निर्णय लेने की बात आई कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन एक अच्छे क्वालिटी की, मच बेटर, जो आज की भारत की एस्पिरेशंस है मिडिल क्लास की, उस एस्पिरेशंस को एड्रेस करे वैसी ट्रेन बनानी है, तो ये रिकॉर्ड पे रहे माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा कि जो पुरानी पद्धति थी कि बाहर जाओ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाओ, उस पद्धति को उन्होंने नकारा और स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरे भारत के इंजीनियर्स, उनकी क्षमता है, मेरे भारत के वेल्डर्स, मेरे भारत के इलेक्ट्रीशियंस, हमारे देश में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, इतनी बुद्धिमत्ता है कि हम अपने आप डिज़ाइन करेंगे। और अध्यक्ष जी, ये वंदे भारत ट्रेन उसी आत्मविश्वास का, उसी भारत की क्षमताओं पर, भारत के युवाओं की क्षमताओं पर विश्वास की एक झलक है, विश्वास की एक मिसाल है कि आज ये ट्रेन 100 से ज़्यादा सर्विसेज देश के कोने कोने में, करीब करीब हर राज्य में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कल मान्यवर कई सांसदों ने कहा कि भेदभाव की बात कही। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा इस महान सदन में रखना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने जब वंदे भारत का रोल आउट किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर प्रदेश में वंदे भारत को रोल आउट करें। और इसी कारण आज केरल से लेके आसाम तक और जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेके तमिलनाडु तक हर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन आज सर्विस दे। कहीं पर भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव की भावना नहीं है। किसी भी तरह की सर्विस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, हर जगह पूरे देश का ध्यान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पैसेंजर सर्विसेज की इसी कड़ी में 2 बहुत अच्छे जो इनोवेशंस हुए वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो कम डिस्टेंस के बड़े शहर हैं, 150-200 किलोमीटर के बीच के, उसमें एक रीजनल ट्रेन चले, जैसा कि दुनिया के कई देशों में है। इसके लिए वंदे मेट्रो डिज़ाइन की गई है और पहली गाड़ी
डिज़ाइन होने के बाद में कपूरथला फैक्ट्री से निकल चुकी है, उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी और बहुत जल्दी वो लॉन्च होगी। और वंदे मेट्रो भी आप देखेंगे अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स की तरह ये एक ऐसी सर्विस होगी माननीय अध्यक्ष जी जो भारत में यात्रियों के लिए एक नया वरदान साबित होगी। एब्सोल्युटली मॉडर्न फैसिलिटीज़, सेफ्टी से लैस हर तरह के जो इनोवेशंस जो अब तक सीखे गए और दुनिया भर में जो अच्छे से अच्छे फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स वंदे मेट्रो की ट्रेन में रखे गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ लंबी दूरी की ट्रैवल के लिए 1000 किलोमीटर 700 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैवल के लिए वंदे स्लीपर का भी डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन के हर फीचर को ध्यान में रख के इस ट्रेन का डिज़ाइन किया गया है। पहली ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हो गई है और उसका टेस्टिंग का काम चल रहा है। ये दोनों के दोनों ट्रेन्स वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत, वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है माननीय अध्यक्ष जी, आगामी वर्षों में ट्रेन के ट्रैवल को, एक साधारण मानवी की सवारी को एक नया स्वरूप देगी। और बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो इनोवेशन है जन जन को भाएगा और देश के जो 140 करोड़ देशवासी हैं, 700 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, यानी एक से अधिक बार जो ट्रैवल करते हैं, 700 करोड़ पिछले वर्ष ट्रैवल किए हैं पैसेंजर्स टोटल, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लेके आओ और नई टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करो, भारत में ही मैन्युफैक्चर करो और लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहो। ये जो भावना है, ये एक भावना को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके बाद में आऊँगा जो सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा है पैसेंजर सेफ्टी का। अध्यक्ष जी, पैसेंजर सेफ्टी एक ऐसा मुद्दा है जो हमें अति संवेदनशीलता के साथ रखना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। और मैं धन्यवाद भी दूंगा मान्यवर सांसदों को, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के मान्यवर सांसदों ने बहुत ही एक प्रभावी तरीके से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस विषय को डिबेट के दौरान रखा। मैं आपके समक्ष जो स्टेप्स लिए गए हैं उनकी बात करूंगा पहले और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया वो आपके सामने रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी जो समस्या थी भारतीय रेलवे में अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम थी और उसके कारण हर साल कोई न कोई ऐसी दुर्घटना होती थी जिसमें कोई स्कूल बस, कोई ट्रक, कभी कोई स्कूटर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बिना व्यक्ति वाली फाटक से क्रॉस करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छे फोकस्ड परिणामों के कारण, एक्शन के कारण 2019 में देश में करीब जो 9000 के आसपास अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स थी वो सारी की सारी कंप्लीटली समाप्त कर दी गई। जगह जगह आरओबी बनाए, कई जगह गेट लगाया, कई जगह अंडरपासेस बनाए, वो कंप्लीट हुआ। वो एक बहुत बड़ा समस्या का कारण था, वो समाप्त हुआ। अध्यक्ष जी, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। ये स्टेशंस का जो कंप्लीट कंट्रोल होता है, वो स्टेशन का कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के माध्यम से। इसको डिजिटल कंट्रोल भी कहते हैं। तो दुनिया के करीब करीब हर बड़े रेलवे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 1980-1990 वाले दशकों में लग गई थी। अपने यहाँ बहुत ही एक स्लो पेस पे काम चल रहा था। 2004 से 2014 का अगर पीरियड देखें, मात्र 837 स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पे कवर हुए थे। लेकिन 2014 से 2024 के दशक में 2964 स्टेशंस को कवर किया गया और साथ ही साथ उसमें एक ऐसा इनोवेशन लाया गया माननीय अध्यक्ष जी कि विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैं वो सब के सब आपस में इंटर ऑपरेबल बने। यानी एक मैन्युफैक्चरर का इंटरलॉकिंग ईआई सिस्टम है, वो और दूसरे मैन्युफैक्चरर का ईआई सिस्टम, वो दोनों आपस में इंटर ऑपरेबल बने। उसका इनोवेशन लास्ट ईयर किया और उसके बाद में अब देश के करीब करीब जो 8000 स्टेशन हैं हमारे, सारे के सारे स्टेशंस को कवर करने का कंप्लीट एक मिशन मोड में काम
अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ होगा रेलवे में एक्सीडेंट्स की कमी में, रेलवे में ओवरऑल सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट में। अध्यक्ष जी, तीसरा बड़ा काम हुआ, सब जगह करीब करीब पूरे देश में जो लोकोमोटिव्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई और ये कई मान्यवर सांसदों ने उठाया, तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कवच की व्यवस्था, और कई मान्यवर सांसदों जी ने, कल डॉक्टर काकोली जी ने भी कहा कि जब ममता दीदी माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जब थी यहाँ पर, रेलवे मिनिस्टर थी, तब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाए थे। मैं इस विषय को बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करते हुए बहुत स्पष्ट भाव से केवल तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रेन्स का प्रोटेक्शन जो होता है सेफ्टी का, उसको टेक्नोलॉजी को कहते हैं ATP, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ATP टेक्नोलॉजी, इसको इस पूरी क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी को ATP कहते हैं। सारी की सारी दुनिया में, चाहे आप जर्मनी लीजिए, फ्रांस लीजिए, बेल्जियम लीजिए, इटली लीजिए, जापान लीजिए, 1970 के दशक में, 1970 के दशक में ATP सिस्टम्स लगने लगे। 1980 और 1990 के दशकों में करीब करीब जितने भी बड़े रेलवे सिस्टम्स थे दुनिया के, सब ने करीब करीब अपने पूरे रेलवे नेटवर्क को ATP सिस्टम से कवर किया और उसमें कई मॉडर्नाइजेशन होते गए। लेकिन ATP का माने ये होता है कि अगर ड्राइवर मिस कर जाए सिग्नल को, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है ट्रेन्स की, पहले 30-40 kmph की स्पीड्स होती थी, अब 100, 110, 120, 160 इस तरह से ट्रेन्स की स्पीड्स बढ़ती जा रही है, तो लोगों के जो ड्राइवर को सिग्नल को दिखने का समय होता है वो बहुत कम होता जाता है। बहुत स्वाभाविक है, तेज स्पीड से गाड़ी चली तो सिग्नल दिखने का जो समय होता है वो कम होता है। इसीलिए सारी दुनिया ने 1970, 1980 के दशकों में ये टेक्नोलॉजीज लगाई। अनफॉर्चुनेटली 58 साल के कार्यकाल में भी कांग्रेस के ये टेक्नोलॉजी 2014 तक भारत के एक भी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पे नहीं लग पाई। मैं धन्यवाद तो दूंगा कि कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट के पीछे जो मेन फोकस होता है वो एक्सपेरिमेंट, और जिस एक संवेदना के साथ बहुत ही एक तरीके से एक प्रोजेक्ट को या किसी भी एक नए टेक्नोलॉजी को लाना होता है, वो भावना के साथ नहीं किया गया। जब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लाए गए 2006 में, करीब करीब 1500 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पे लगाए गए थे। लेकिन अध्यक्ष जी, किसी भी सेफ्टी सिस्टम का प्राइमरी पॉइंट होता है SIL सर्टिफिकेशन, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन। अध्यक्ष जी, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में मैं चूँकि एक इंजीनियर हूँ और ये इसी दुनिया से आता हूँ, मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत कम है, न के बराबर है। इस दुनिया में अध्यक्ष जी, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ये एक प्राइमरी चीज़ होती है किसी भी सेफ्टी सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली एंटी कोलिजन डिवाइसेस का कोई सेफ्टी सर्टिफिकेशन था ही नहीं, और लगाने के बाद में करीब करीब 7 साल तक उसको सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन 2012 में उसको फेल घोषित करके उसको अबैंडन कर दिया गया था। मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, ये काम करने की जो पद्धति है, रेलवे जैसी इंपॉर्टेंट सिस्टम को जो फोकस देना चाहिए वो फोकस नहीं था, और वो फोकस आज है। ये मैं स्पष्ट तौर पे रखना चाहूँगा अध्यक्ष जी। इसीलिए एक सेकेंड अध्यक्ष जी, इसीलिए मोदी जी ने जिम्मेदार लेते ही, मैं आऊँगा फैक्ट डेटा पे आऊँगा, अभी आपको डेटा पे दूंगा, उसके बाद में आप चुप हो जाएंगे भाई। अध्यक्ष जी, इसीलिए मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले 2015 में
2015 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने संकल्प लिया। 2016 में कवच के पहले ट्रायल्स हुए, इसका नाम तब टीकैस था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि एक जेनेरिक टर्म है। 2019 में इसको सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट इतना डिफ़िकल्ट होता है, SIL लेवल 4, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4, SIL 4 हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होता है। 3 साल लगे उस सर्टिफिकेट लेने के लिए। कई तरह के ट्रायल्स किए जाते हैं, कई तरह के टेस्टिंग किए जाते हैं, कई कंडीशंस में उसको टेस्ट किया जाता है। 2019 में कवच का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अध्यक्ष जी, कोविड के बावजूद भी 2020 और 21 में इसके एक्सटेंडेड ट्रायल्स हुए। सर्टिफिकेशन के बाद में 3 मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप किया गया और 2022 में पहला बड़ा 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ। और 3000 किलोमीटर की इस प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सीखने को मिला, और देश अपना बहुत ही डाइवर्स देश है, बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस हैं, जो कि डेजर्ट में रेलवे नेटवर्क में कंडीशंस होती हैं वो पहाड़ वाले क्षेत्र में अलग होती है, जो कोस्ट में होती है वो ड्राई एरिया में अलग होती है। इसीलिए इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के, उन सब को समझ के 2024 के 17 जुलाई को कवच का वर्जन 4.0 RDSO, जो हमारी सेफ्टी और रिसर्च की संस्था होती है, उसने कवच का वर्जन 4.0 अप्रूव किया, 4.0 अप्रूव किया। और अध्यक्ष जी, आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप कर दिया है, 2 नए मैन्युफैक्चरर उसमें जुड़ने वाले हैं, कम से कम 8000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है। 6 यूनिवर्सिटीज़ में कवच का पाठ्यक्रम इंक्लूड किया है, क्योंकि अध्यक्ष जी इसके लिए बहुत सारी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ साथ टैलेंट भी चाहिएगा, मैन पावर चाहिएगा, डिज़ाइनर्स चाहिएंगे। वो सारी की सारी व्यवस्था, पूरा जो कवच के लिए चाहिए उसको आगे इंस्टॉल करने के लिए और उसको कमीशन करने के लिए वो सब व्यवस्था बन गई है। और अब इस इतनी मेहनत के बाद में अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम बड़े पैमाने पे करीब 9000 किलोमीटर के टेंडर इन प्रोसेस हैं और करीब 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगना चालू हो जाएगा आगामी कुछ ही महीनों में। अध्यक्ष जी, ये प्लीज जस्ट आई एम लेट मी कंप्लीट। अध्यक्ष जी, मैं आपकी इस भावना को, दादा की इस भावना को मैं वेलकम करता हूं।